कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके पास सत्ता थी, शक्ति थी, पर शांति नहीं थी। कभी इस महल में 7 रानियां थीं। आज सिर्फ खामोशी है। दुनिया ने सोचा वो रानियां थी, पर सच कुछ और था। जब वो गुण छूते गए, राजा गुस्से में, घमंड में, और फिर टूट गया। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी शायद आपकी है। महाराज, चलिए शुरू करते हैं इस महागाथा को। इस कहानी को सुनिए उस अंदाज में जहां अकेला व्यक्ति हर बार खुद से जीत जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अनोखी और बहुत मजेदार है। ये कहानी है एक राजा जिसकी 7 रानियां थीं। वह रानियां अपने अपने गुणों में निपुण थी। आखिर राजा क्यों बर्बाद हुआ अपनी 7 रानियों के होते हुए? दोस्तों, आज की कहानी वाकई बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत मजेदार है। पूरी कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक देखना आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राज दरबार उस दिन भी वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। भव्य, विस्तृत, सुव्यवस्थित। ऊंचे स्तंभ जिन पर समय की धूल जमी थी, दियों की पीली लौ में और भी पुराने दिखाई दे रहे थे। संगमरमर की ठंडी जमीन पर पगचाप ऐसे टिके थे जैसे उन्हें भी बोलने की अनुमति न हो। सिंहासन के ठीक मध्य में राजा बैठा था। उसके वस्त्र भारी थे, मुकुट चमकता हुआ, पर उसकी दृष्टि कहीं भीतर अटकी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यह दरबार उसके चारों ओर नहीं बल्कि उसके भीतर लगा हो। राज्य उसके अधीन था, सीमाएं सुरक्षित थीं, कोष भरा हुआ था। 7 रानियां थीं, हर एक अपने अपने रूप और स्वभाव में पूर्ण। फिर भी उस विशाल सभागृह में एक रिक्तता तैर रही थी जिसे न सोना भर पा रहा था, न संगीत, न प्रशंसा। यह रिक्तता किसी स्थान की नहीं थी, यह मन की थी। वह बहुत कम बोलता था, उसके शब्द कम थे, पर उसका मौन भारी, और उसी मौन के भीतर स्मृतियां बार बार सिर उठाती थीं, जैसे कोई अधूरी कथा स्वयं को दोहराने आई हो। उसका जीवन यहां से शुरू नहीं हुआ था, बहुत पीछे, बहुत साधारण जगह से। वह समय जब कोई सिंहासन नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई छाया तक स्थिर नहीं थी। एक छोटा सा घर था, कच्ची दीवारों वाला, जिसकी छत हर बरसात में भरोसा खो देती थी। उस घर में एक बालक रहता था जिसकी आंखें उम्र से पहले गंभीर हो चुकी थीं। उसके हाथों में खिलौने नहीं थे, उन हाथों में काम की रेखाएं जल्दी उभर आई थीं। बचपन उसके लिए कोई उत्सव नहीं था, बचपन उसके लिए एक जिम्मेदारी थी जो बिना पूछे दे दी गई थी। सुबह बहुत जल्दी होती थी और रात बहुत देर से आती थी। जब दूसरे बच्चे मिट्टी में आकृतियां बनाते थे, वह मिट्टी ढोता था। जब वे हंसते थे, वह चुप रहता था, और जब वे चुप होते थे तब भी उसके भीतर शोर चलता रहता था। गरीबी केवल साधनों की कमी नहीं होती, गरीबी दृष्टि की कमी होती है। लोग देखना बंद कर देते हैं। वे तुम्हें नाम से नहीं, स्थिति से पहचानते हैं। वह बालक भी वैसा ही पहचाना जाता था, किसी का बेटा नहीं, किसी का सपना नहीं, बस एक बोझ जो अपने साथ चल रहा था। अपमान धीरे धीरे आता है, पहले संकेत देता है, फिर आदत बन जाता है। शब्द ऐसे बोले जाते थे जैसे वे सामान्य हों, पर वे भीतर गहरे उतर जाते थे। कभी किसी ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, कभी किसी ने हंसकर टाल दिया, कभी किसी ने दया दिखाई जो सबसे कठोर होती है। दया में बराबरी नहीं होती। अकेलापन तब शुरू नहीं होता जब कोई साथ न हो। अकेलापन तब शुरू होता है जब बहुत लोग हों पर कोई अपना न हो। उस बालक ने यही सीखा, भीड़ में खड़े होकर भी अकेले रहना, आवाजों के बीच चुप रहना, और धीरे धीरे उस चुप्पी को अपना बनाना। रातें सबसे कठिन होती थीं, दिन तो किसी तरह कट जाते थे। रात में प्रश्न उठते थे, क्यों मैं, क्यों मेरा जीवन ऐसा है? क्या कोई उत्तर है या बस यही क्रम है? आकाश की ओर देखकर वह अक्सर सोचता था कि क्या ऊपर भी कोई देख रहा है या वहां भी वही चुप्पी है। समय किसी को नहीं रुकने देता।
वही समय उस बालक को आगे बढ़ाता रहा। ठोकरें मिली, गिरावट आई, पर हर गिरावट के बाद वह उठा। उठना कोई वीरता नहीं थी, मजबूरी थी, क्योंकि रुकने का विकल्प उसके पास कभी था ही नहीं। उसी संघर्ष के बीच उसके जीवन में एक विचित्र सत्य आकार लेने लगा। वह समझने लगा कि बाहरी परिस्थितियां बदलना कठिन है, पर भीतर की दिशा बदली जा सकती है। वहीं से पहली बार यह विचार जन्मा कि राज करना केवल सिंहासन पर बैठने का नाम नहीं होता। राज करना स्वयं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास होता है। राज कर लेना आसान होता है, पर खुद पर राज्य करना कठिन। वह बालक धीरे धीरे युवक हुआ। शरीर मजबूत हुआ, पर मन उससे भी अधिक। उसने सहना सीखा, प्रतीक्षा करना सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण, अकेले निर्णय लेना सीखा। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता, तब निर्णय भी अकेले ही लेने पड़ते हैं। जीवन उसे अलग अलग रास्तों से ले गया। कुछ रास्ते सीधे थे, कुछ टेढ़े। हर रास्ते ने कुछ छीना और कुछ दिया। छीना निश्चिंतता, दिया स्पष्टता। वह अब जानने लगा था कि हर महागाथा शून्य से ही शुरू होती है। शून्य से, जहां कुछ नहीं होता, पर संभावना सब कुछ बनने की होती है। समय बीता। वही बालक जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं था, धीरे धीरे लोगों की दृष्टि में आने लगा। उसके शब्दों में स्थिरता थी, उसके कर्मों में निरंतरता। वह स्वयं को आगे नहीं रखता था, पर परिस्थितियां उसे आगे ले आती थीं। और एक दिन वही जीवन जो उसे लगातार पीछे धकेलता रहा था, अचानक उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से वापसी संभव नहीं थी। राज्य, सत्ता, जिम्मेदारी, सिंहासन उसे नहीं बुला रहा था, परिस्थितियां बुला रही थीं। उसने स्वीकार किया, पर गर्व से नहीं, कर्तव्य से। क्योंकि जिसने अभाव देखा हो, वह वैभव को कभी हल्के में नहीं लेता। आज जब वह राजा था, उसके चारों ओर 7 रानियां थीं। हर एक उसके जीवन के किसी न किसी पक्ष का प्रतिबिंब थी। कोई उसे स्थिर करती थी, कोई प्रश्न पूछती थी, कोई मौन समझती थी। पर फिर भी निर्णय के क्षण में वह अकेला ही होता था। क्योंकि राजा होने का अर्थ यही है, सबके बीच रहकर भी अकेले खड़े रहना। राज दरबार में बैठे हुए वह यह सब भीतर महसूस करता था। दियों की लौ हिलती थी, जैसे समय की सांस चल रही हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसके भीतर एक लंबी यात्रा चल रही थी। वह जानता था कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जो कुछ उसने जिया था, वह केवल भूमिका थी। असली परीक्षा अब भी शेष थी। क्योंकि जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं होते, वे भीतर होते हैं। और जो भीतर जीत ले, वही बाहर टिक पाता है। उस मौन के बीच, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी संकेत के, यह स्पष्ट था कि आगे का मार्ग और भी कठिन होने वाला है। और वही मार्ग उसकी पहचान को पूर्ण करेगा। उसके बाद समय तेज नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। दिन वही थे, रातें वही थीं, पर हर क्षण में अब एक भार जुड़ गया था। ऐसा भार जो दिखाई नहीं देता, पर सांसों में उतर आता है। राजा अब सिंहासन पर बैठते हुए भी स्थिर नहीं रहता था। उसका शरीर वहां होता, पर उसका मन लगातार राज्य के भीतर घूमता रहता। खेतों में, गलियों में, सीमाओं पर, और उन चेहरों में जो उससे उम्मीद लगाए बैठे थे। धीरे धीरे राज्य में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। बाहर से सब शांत दिखता था, पर भीतर कहीं कुछ टूट रहा था। जैसे धरती के नीचे कोई दरार बन रही हो, जो अभी दिखाई नहीं देती, पर एक दिन जरूर सतह तक आएगी। राजा यह समझ रहा था, क्योंकि जिसने जीवन में टूटने की आहट सुनी हो, वह खामोशी से धोखा नहीं खाता। प्रजा में असंतोष नहीं था, पर थकान थी। वर्षों की मेहनत, सूखा, करों का बोझ और भविष्य की अनिश्चितता, यह सब एक साथ जमा हो रहा था। दरबार में आंकड़े रखे जाते थे, योजनाएं बनती थीं, पर राजा जानता था कि संख्याएं कभी मनुष्य का पूरा सत्य नहीं बताती। मनुष्य का सत्य उसकी आंखों में होता है, उसकी चाल में और उसकी चुप्पी में। वह पहली बार भेष बदलकर राज्य के भीतर गया। कोई घोषणा नहीं, कोई साथ नहीं, केवल साधारण वस्त्र और वही पुरानी दृष्टि जो बचपन से उसके साथ थी। गलियों में चलते हुए उसे फिर वही गंध आई, मिट्टी, पसीना, चिंता। उसे लगा जैसे वह अपने ही अतीत में चल रहा हो। बस फर्क यह था कि अब लोग उसे पहचान नहीं रहे थे। कुछ लोग उसे देखकर भी नहीं देखते थे, कुछ उसे देखकर रुकते थे, पर फिर अपने काम में लग जाते थे। और कुछ ऐसे भी थे जो उसे देखकर बोल उठते थे, राजा कैसा है? सुना है वह अलग है, सुना है वह कठोर नहीं,
सुना है वह सोचता बहुत है। राजा उन बातों को सुनता रहा बिना उत्तर दिए, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्द नहीं देते, वे केवल समय देता है। उसी यात्रा में उसने जाना कि राज्य केवल सीमाओं से नहीं बनता, वह भरोसे से बनता है। और भरोसा धीरे धीरे बनता है, पर टूट बहुत जल्दी जाता है। उसे यह भी समझ आया कि हर सही निर्णय का परिणाम तुरंत नहीं आता। कई बार सही निर्णय सबसे पहले संदेह पैदा करता है। महल लौटकर वह पहले से अधिक मौन हो गया। सातों रानियां यह बदलाव महसूस कर रही थीं। वे अब पहले की तरह प्रश्न नहीं पूछती थीं, वे प्रतीक्षा करने लगी थीं। प्रतीक्षा भी एक प्रकार का संवाद होती है जो बिना शब्दों के चलता है। पर राजा जानता था कि यह मौन स्थायी नहीं रहेगा, कोई न कोई तूफान आएगा, क्योंकि जीवन कभी लंबे समय तक संतुलन में नहीं रहता। और वह तूफान आया। सीमाओं से समाचार आया कि पड़ोसी राज्य ने अपनी सेनाएं आगे बढ़ा दी हैं। कोई सीधी घोषणा नहीं, पर संकेत स्पष्ट थे। यह शक्ति का प्रदर्शन था, डर पैदा करने की कोशिश। दरबार में फिर वही आवाजें उठीं, युद्ध, कठोरता, तत्काल उत्तर। राजा ने सब सुना। इस बार उसके भीतर का द्वंद्व पहले से अधिक तीखा था, क्योंकि यह निर्णय केवल नीति का नहीं था, यह उसकी आत्मा का था। युद्ध उसे नया नहीं था। उसने जीवन में छोटे छोटे युद्ध बचपन से लड़े थे, भूख से, अपमान से, अकेलेपन से। पर यह युद्ध अलग था। यहां हार का अर्थ केवल उसकी नहीं, हजारों लोगों की हार होती, और जीत भी रक्त से सनी होती। उस रात वह सो नहीं सका। महल के गलियारों में चलता रहा, दियों की लौ उसे देखती रही। हर कदम के साथ उसके भीतर एक प्रश्न उठता रहा, क्या शक्ति दिखाना आवश्यक है या संयम? क्या डर से शांति आती है या समझ से? और हर प्रश्न के बाद वही पुरानी स्मृति उभरती रही, शून्य। वह स्थान जहां से वह उठा था। उसे याद आया कि जब उसके पास कुछ नहीं था, तब उसने किसी के भय से नहीं, बल्कि अपनी जिजीविषा से आगे बढ़ना सीखा था। और उसी क्षण उसके भीतर एक निर्णय आकार लेने लगा। यह निर्णय सरल नहीं था, न ही सुरक्षित, पर वह सच्चा था। उसने युद्ध की तैयारी का आदेश दिया, पर युद्ध का नहीं। उसने सीमाओं पर सेनाएं भेजी, पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दृढ़ता दिखाने के लिए। उसने संदेश भेजा, सीधा, स्पष्ट, बिना धमकी के। यह संदेश शक्ति का नहीं, आत्मविश्वास का था। यह कहना कि हम तैयार हैं, पर आतुर नहीं। दरबार में यह निर्णय फिर चर्चा का विषय बना। कुछ ने इसे संतुलन कहा, कुछ ने इसे जोखिम। राजा जानता था कि हर संतुलन जोखिम ही होता है, क्योंकि जो बीच का मार्ग चुनता है वह दोनों ओर से निशाने पर होता है। इसी बीच महल के भीतर भी परिवर्तन हो रहा था। सातों रानियां अब केवल दर्शक नहीं थीं, उनके बीच भी मतभेद थे, दृष्टियां अलग थीं। कोई चाहती थी कि राजा कठोर बने, कोई चाहती थी कि वह और भी करुणा दिखाए। राजा सब सुनता था, पर किसी एक में नहीं बंधता था, क्योंकि वह समझ चुका था कि निर्णय साझा नहीं किए जाते, केवल परिणाम साझा होते हैं। समय बीतता गया, सीमाओं पर तनाव बना रहा, पर युद्ध नहीं हुआ। पड़ोसी राज्य ने पीछे हटना शुरू किया। यह जीत नहीं थी, पर हार भी नहीं। यह एक संदेश था कि शक्ति का प्रदर्शन बिना रक्त के भी हो सकता है। राज्य में धीरे धीरे एक नई अनुभूति फैलने लगी। लोग कहने लगे कि राजा अलग है, वह जल्दी नहीं करता, पर जब करता है तो सोच समझकर। यह प्रशंसा नहीं थी, यह स्वीकार था, और स्वीकार सबसे दुर्लभ होता है। पर हर स्वीकार के साथ एक नया अकेलापन भी आता है, क्योंकि जब लोग आपको समझने लगते हैं, तब वे आपसे अपेक्षा भी करने लगते हैं, और अपेक्षाएं बोझ बन जाती हैं। राजा यह महसूस कर रहा था। पहले वह अकेला था क्योंकि कोई उसका नहीं था, अब वह अकेला था क्योंकि सब उससे जुड़े थे। एक शाम जब आकाश में बादल घिर आए थे, वह फिर उसी स्थान पर खड़ा था जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। हवा तेज थी, बादल भारी। उसे लगा जैसे यह दृश्य उसके भीतर के तूफान का प्रतिबिंब है। उसने आंखें बंद कीं, पहली बार नहीं, पर इस बार गहराई से। महल के आंगन में पक्षी थे, पर उनकी चहचहाहट में उत्सव नहीं था। दिए बुझ चुके थे, पर उनकी गंध अब भी हवा में तैर रही थी। ऐसा लगता था जैसे रात ने अपने प्रश्न छोड़ दिए हों और सुबह उत्तर देने से इनकार कर रही हो। राजा बहुत पहले जाग चुका था। वह अपने कक्ष में नहीं था, वह उस विशाल सभागृह में खड़ा था जहां सिंहासन रखा था। सिंहासन खाली था। यह कोई औपचारिक दृश्य नहीं था,
न कोई नाटकीय क्षण। यह बस एक सच्चाई थी। राजा वहां खड़ा था और सिंहासन उससे कुछ दूरी पर। पहली बार उसने उसे बाहर से देखा। पहली बार उसने यह अनुभव किया कि सिंहासन केवल बैठने की जगह नहीं होता, वह दूरी भी बनाता है। जितना ऊंचा सिंहासन उतनी गहरी दूरी। वह वहीं खड़ा रहा काफी देर तक। उसे लगा जैसे उसका पूरा जीवन उस खाली सिंहासन और उसके बीच फैला हुआ है। बचपन की भूख, युवावस्था का संघर्ष, सत्ता की जिम्मेदारी, 7 रानियों के मौन, प्रजा की उम्मीदें, सब कुछ उस दूरी में समाया हुआ था। वह बैठा नहीं, उसने बैठने का आग्रह भी नहीं किया। उस दिन पहली बार उसने स्वयं से यह प्रश्न किया कि क्या वह राजा बना है या राजा बनते बनते कहीं खो गया है। सत्ता उसे मिली थी, पर क्या उसने स्वयं को खो दिया था? यह प्रश्न सरल नहीं था। यह प्रश्न किसी उत्तर की मांग नहीं कर रहा था, यह केवल स्वीकार चाहता था। उसने महल छोड़ दिया। बिना किसी सूचना के, बिना किसी शोर के वह उन पुराने मार्गों पर चला गया जहां कभी उसने अकेले चलना सीखा था। वही पत्थर, वही रास्ते, वही मोड़। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके कदम भारी थे, अनुभव से भारी। राज्य उसे पहचानता था, पर वह राज्य को फिर से पहचानना चाहता था। वह उन स्थानों पर गया जहां कभी निर्णयों का प्रभाव पड़ता है, पर निर्णय लेने वाले नहीं जाते। खेत, कुएं, पुराने मंदिर, टूटी हुई दीवारें। वहां कोई उसका स्वागत नहीं कर रहा था, और यही उसे सबसे अधिक सुकून दे रहा था। वहां उसे लोग मिले, कुछ ने उसे पहचाना, कुछ ने नहीं। जो नहीं पहचानते थे वे अधिक सहज थे। वे अपने दुहक, अपने डर, अपने छोटे छोटे संघर्ष सहजता से कह देते थे। जो पहचानते थे वे रुक जाते थे, झुक जाते थे, शब्द सोचकर बोलते थे। राजा समझने लगा कि पहचान भी एक पर्दा होती है जो सच्चाई को ढक देती है। उसी यात्रा में उसने जाना कि राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बाहरी शत्रु नहीं होते, वे भीतर की थकान होती है। वह थकान जो धीरे धीरे मनुष्य को उदासीन बना देती है, और उदासीनता किसी भी विद्रोह से अधिक खतरनाक होती है। महल लौटने पर वातावरण बदला हुआ था। 7 रानियां उसे देख रही थीं, पर कोई आगे नहीं आई। वे समझ चुकी थीं कि यह लौटना वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। यह लौटना भीतर से बदला हुआ था। पहली बार राजा ने उन्हें एक साथ देखा, न रानियों की तरह, न प्रतीकों की तरह, बल्कि मनुष्यों की तरह। हर एक अपने अपने मौन में कुछ छुपाए हुए। कोई भय, कोई अपेक्षा, कोई शिकायत, कोई समर्पण। उस दिन कोई संवाद नहीं हुआ, केवल दृष्टियां मिलीं और कुछ दृष्टियां झुक गईं। रात आई, गहरी, स्थिर। राजा अपने कक्ष में बैठा रहा। उसने दीपक जलाया नहीं। अंधेरे में बैठकर उसने जाना कि अंधेरा हमेशा विरोधी नहीं होता। कई बार अंधेरा ही वह स्थान होता है जहां स्पष्टता जन्म लेती है। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि सत्ता ने उसे बहुत कुछ दिया, पर बहुत कुछ लिया भी। उसने रिश्तों को साधन की तरह देखा, समय को संसाधन की तरह, और स्वयं को एक भूमिका की तरह। यह स्वीकार आसान नहीं था, पर यही स्वीकार उसे आगे ले जाने वाला था। उसी रात उसने एक निर्णय लिया। यह निर्णय किसी आदेश में नहीं बदला गया। यह निर्णय किसी घोषणा का हिस्सा नहीं बना। यह केवल उसके भीतर दर्ज हुआ। उसने तय किया कि अब वह केवल शासन नहीं करेगा, वह स्वयं को भी देखेगा। वह निर्णयों के साथ साथ उनके प्रभाव को भी जिएगा। अगले दिनों में राज्य ने यह बदलाव महसूस किया, पर समझ नहीं पाया। राजा पहले जैसा ही था, पर फिर भी अलग। वह अब कम आदेश देता था, पर अधिक उपस्थित रहता था। वह सुनता था, पर प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देता था। यह ठहराव लोगों को असहज करता था, क्योंकि लोग गति के आदी होते हैं, गहराई के नहीं। 7 रानियों के साथ उसका संबंध भी बदलने लगा। अब वह उनसे कुछ अपेक्षा नहीं करता था, न समझने की, न सहमति की। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा था, क्योंकि जहां अपेक्षा समाप्त होती है, वहां संबंध अपने वास्तविक रूप में आने लगते हैं। कुछ रानियां इस दूरी से परेशान हुईं, कुछ ने इसे शांति माना और कुछ ने इसे अवसर। राजा ने किसी को रोका नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर व्यक्ति को अपनी यात्रा स्वयं करनी होती है। राज्य में एक नई समस्या उभरने लगी। यह न तो युद्ध थी, न अकाल। यह असमंजस था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह राजा किस दिशा में जा रहा है, और जब लोग दिशा नहीं समझ पाते, तब वे भय की ओर झुकते हैं। राजा यह देख रहा था, और फिर भी उसने जल्दी नहीं की।
क्योंकि उसने अपने जीवन से यह सीखा था कि हर उत्तर तत्काल नहीं दिया जाता। कुछ प्रश्न समय मांगते हैं, और समय केवल वही दे सकता है जो स्वयं अधीर ना हो। एक दिन वह फिर उसी सभागृह में खड़ा था। सिंहासन फिर सामने था। इस बार वह बैठा, पर यह बैठना अलग था। यह बैठना अधिकार का नहीं था, यह बैठना जिम्मेदारी का भी नहीं था, यह बैठना स्वीकृति का था। उस क्षण उसे यह स्पष्ट हो गया कि राजा बनने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। यह कोई स्थिति नहीं, यह एक सतत अभ्यास है, और जो इस अभ्यास से भागता है वही वास्तव में सत्ता से डरता है। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। आगे का मार्ग अब और भी कठिन होने वाला था, क्योंकि अब संघर्ष बाहर से नहीं आने वाला था। अब संघर्ष उन लोगों से आएगा जो सबसे पास हैं, और वही संघर्ष सबसे कठिन होते हैं। उस दिन के बाद राज्य ने शांति देखी, पर वह शांति स्थिर नहीं थी। वह किसी बड़े परिवर्तन से पहले की शांति थी, जैसे आकाश तूफान से पहले शांत हो जाता है। और कहीं न कहीं उस शांत आकाश के नीचे यह स्पष्ट था कि राजा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, ऐसे चरण में जहां सिंहासन से अधिक परीक्षा स्वयं की होने वाली थी। उस समय राज्य के ऊपर जो बादल छाए थे वे केवल आकाश के नहीं थे, वे मन के थे, निर्णयों के थे, और उन रास्तों के थे जिन पर चलने से पहले कोई राजा 100 बार भीतर झांकता है। युद्ध की आहट नगाड़ों से नहीं आई थी, वह आई थी सूचनाओं से, चुप्पी से, और उन निगाहों से जो दरबार में अब सीधे आंखों में नहीं देखती थीं। राज्य की सीमाएं शांत थीं, पर यह शांति धोखे जैसी थी, जैसे नदी बहुत शांत होकर बह रही हो पर भीतर धार तेज हो। राजा इसे समझ रहा था। उसने जीवन में बहुत पहले सीख लिया था कि सबसे बड़ा संकट वही होता है जो शोर नहीं करता। युद्ध की रणनीति बनाना आसान होता है, नक्शे फैलाए जाते हैं, सेनाओं की संख्या गिनी जाती है, अस्त्र शस्त्र देखे जाते हैं, और संभावनाओं के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। पर स्वयं की रणनीति बनाना कठिन होता है। यह तय करना कि भय से लड़ना है या उसे सुनना है, यह तय करना कि अहंकार बोल रहा है या विवेक, यही असली युद्ध होता है। राजा देर रात तक सभा कक्ष में बैठा रहता। सामने विशाल मानचित्र फैला होता, जिस पर नदियां, पर्वत, सीमाएं अंकित थीं, पर उसकी दृष्टि रेखाओं पर नहीं टिकती थी। वह उन रिक्त स्थानों को देखता था जहां कोई रेखा नहीं होती, पर वही सबसे निर्णायक होते हैं। जैसे मन में वे स्थान जहां शब्द नहीं होते, पर निर्णय वहीं से जन्म लेते हैं। उसे स्मरण था कि बचपन में जब वह डरता था तब कोई योजना नहीं होती थी, तब केवल एक ही रास्ता होता था, अगला कदम। न आगे का विचार, न पीछे का पश्चाताप। वही सरलता उसे तब बचा ले गई थी। अब वही सरलता उसे फिर बुला रही थी, पर सत्ता की परतें उसे ढक चुकी थीं। दरबार में सेनापति दृढ़ स्वर में बोलते थे, आक्रमण से पहले आक्रमण। मंत्री गणनाएं रखते थे, हानि न्यूनतम होगी। पर राजा जानता था कि युद्ध में हानि कभी न्यूनतम नहीं होती, वह केवल गिनी जाती है, महसूस नहीं की जाती। और जो महसूस करता है वही उसका बोझ उठाता है। उसके भीतर एक द्वंद्व लगातार चलता रहता। यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो उसे कायर कहा जाएगा, यदि वह आगे बढ़ता है तो उसे क्रूर। इतिहास हमेशा परिणाम लिखता है, प्रक्रिया नहीं। पर राजा प्रक्रिया में जी रहा था। रातों में उसे नींद कम आती थी। वह जागता रहता और जागते हुए अपने भीतर उतरता जाता। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि यह युद्ध केवल सीमाओं के लिए नहीं है, यह युद्ध उसके भीतर उस राजा और उस मनुष्य के बीच है जो अभी भी वही है जो कभी भूखा सोया था। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति समय होती है। जो समय को समझ लेता है वह तलवार के बिना भी जीत सकता है, और जो समय से आगे निकलने की कोशिश करता है वह अपनी ही गति से कट जाता है। राजा ने आदेश दिए, पर वे आदेश अपेक्षित नहीं थे। सेनाएं आगे बढ़ी, पर सीमा लांघने के लिए नहीं। रसद भेजी गई, पर युद्ध के लिए नहीं, बल्कि लंबे ठहराव के लिए। यह रणनीति कई लोगों को समझ नहीं आई, पर राजा को समझ आ गया था कि सामने वाला केवल उसकी शक्ति नहीं परख रहा, बल्कि उसके धैर्य को भी। युद्ध की तैयारी में एक अजीब सा मौन था। सैनिक अभ्यास कर रहे थे, पर उनमें उत्साह नहीं था। यह उत्साह की कमी नहीं थी, यह गंभीरता थी। राजा ने यह देखा और संतोष महसूस किया, क्योंकि जो युद्ध को उत्सव समझ लेता है
वह बहुत कुछ खो देता है। इसी बीच राज्य के भीतर अफवाहें फैलने लगीं। लोग पूछने लगे कि राजा क्या चाहता है, क्या वह युद्ध से डरता है या वह किसी गुप्त चाल में लगा है। राजा इन प्रश्नों से अनजान नहीं था, पर उसने उत्तर देने की जल्दबाजी नहीं की। उसने सीखा था कि हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए यह आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न स्वयं थक कर गिर जाते हैं। एक दिन वह अकेले उस स्थान पर गया जहां कभी पुराना किला था। टूटी दीवारें, जंग लगे द्वार और समय की मार। वहां खड़े होकर उसे यह समझ आया कि हर युद्ध अंततः खंडहर में बदल जाता है। चाहे जीत किसी की भी हो, पत्थर दोनों ओर टूटते हैं। वह देर तक वहां खड़ा रहा। हवा तेज थी और उसी हवा में उसे अपने भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। यह आवाज आदेश नहीं दे रही थी, यह केवल पूछ रही थी, क्या तुम तैयार हो परिणाम उठाने के लिए? युद्ध की रणनीति धीरे धीरे आकार ले रही थी, पर उससे पहले राजा ने स्वयं की रणनीति बना ली थी। उसने तय कर लिया था कि वह भय से निर्णय नहीं लेगा। वह न तो प्रशंसा के लिए लड़ेगा, न इतिहास के लिए। वह केवल इस प्रश्न के उत्तर के लिए लड़ेगा, क्या यह आवश्यक है? सीमाओं पर एक छोटी झड़प हुई, कोई बड़ी नहीं, पर संकेत देने के लिए पर्याप्त। दरबार में फिर शोर उठा। अब युद्ध टाला नहीं जा सकता था। राजा ने यह स्वीकार किया, पर स्वीकार के साथ एक स्पष्टता भी आई। अब द्वंद्व समाप्त हो चुका था। उस रात उसने सिंहासन पर बैठकर नहीं, बल्कि धरती पर बैठकर निर्णय लिया। यह कोई प्रतीकात्मक दृश्य नहीं था, यह केवल उसका अपना तरीका था, स्वयं को याद दिलाने का कि वह कहां से आया है। अगली सुबह आदेश निकले, स्पष्ट, सीमित, बिना आवेग के। युद्ध होगा पर उद्देश्य सीमित रहेगा। विनाश नहीं, संतुलन, दमन नहीं, रक्षा। यह आदर्श लग सकता था, पर राजा जानता था कि आदर्श के बिना युद्ध केवल हिंसा होता है। सातों रानियों ने यह बदलाव देखा। कुछ ने मौन रखा, कुछ ने भय छुपाया, कुछ ने गर्व। पर राजा अब उनके भावों में उलझ नहीं रहा था। उसने यह सीख लिया था कि युद्ध के समय भावनाएं दिशा नहीं देती, वे केवल शक्ति देती हैं। दिशा विवेक देता है। युद्ध शुरू हुआ, धीरे, नियंत्रित। यह कोई त्वरित विजय नहीं थी। दिन बीते, रातें बदलीं, दोनों ओर से क्षति हुई। राजा हर सूचना के साथ भीतर उतरता गया। हर मारे गए सैनिक के साथ उसका मन भारी होता गया। पर उसने अपने निर्णय से मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध से भागना कायरता नहीं, पर युद्ध में सत्य से भागना अवश्य है। एक निर्णायक मोड़ आया। सामने वाला राज्य पीछे हटने को तैयार था, पर शर्तों के साथ। शर्तें आसान नहीं थीं। दरबार ने कहा, अब दबाओ, यह अवसर है। राजा ने फिर वही प्रश्न अपने भीतर रखा, क्या यह आवश्यक है? और यहीं, इस बिंदु पर सिंहासन से अधिक परीक्षा उसकी स्वयं की हुई। यदि वह आगे बढ़ता तो उसे अपार विजय मिलती। इतिहास उसके पक्ष में लिखा जाता, पर वह जानता था कि उस विजय की कीमत बहुत अधिक होगी, न केवल रक्त में बल्कि उसकी आत्मा में भी। उसने समझौता चुना, सीमा सुरक्षित हुई, युद्ध रुका। यह निर्णय तुरंत समझा नहीं गया। कुछ ने इसे अधूरी जीत कहा, कुछ ने इसे अवसर गंवाना, पर समय ने धीरे धीरे इसका अर्थ स्पष्ट किया। राज्य स्थिर रहा, प्रजा सुरक्षित रही, और सबसे महत्वपूर्ण, राजा स्वयं से नहीं टूटा। युद्ध समाप्त हुआ, पर राजा की परीक्षा नहीं, क्योंकि उसने जान लिया था कि हर युद्ध बाहर नहीं होता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें जीत का अर्थ है खुद को खोने से बचा लेना। जब वह उस रात अकेला खड़ा था, आकाश साफ था। कोई बादल नहीं, कोई शोर नहीं, केवल एक शांत आकाश और एक थका हुआ राजा। उसने पहली बार बिना बोझ के सांस ली। वह जानता था कि आगे भी संघर्ष आएंगे, राज्य के, रिश्तों के, स्वयं के। पर अब उसके पास एक स्पष्टता थी, और वही स्पष्टता उसकी सबसे बड़ी रणनीति बन चुकी थी। क्योंकि उसने समझ लिया था, युद्ध की रणनीति तलवार से बनती है, पर जीवन की रणनीति स्वयं से। उस समय वह केवल चल रहा था। न किसी लक्ष्य की घोषणा थी, न किसी दिशा का गर्व। बस कदम थे जो एक के बाद एक धरती पर पड़ते जा रहे थे, और उनके साथ एक मन था जो पहली बार अपने ही बोझ को पहचान रहा था। गांव पीछे छूट चुका था, पर गांव की आवाजें अभी भीतर गूंज रही थीं। लोगों के शब्द, निगाहें, वे अधूरे वाक्य जो कभी पूरे नहीं हुए थे, वे सब उसके साथ चल रहे थे। युवावस्था ऐसे ही आती है। शरीर आगे बढ़ता है,
और अतीत पीछे से पकड़कर चलता है। उसने रास्ते में कई बार रुककर सांस ली। थकान केवल पैरों में नहीं थी, थकान इस निर्णय में थी कि अब लौटना नहीं है। लौटना आसान होता है, जाना कठिन, और कठिन वही चुनता है जिसे भीतर कुछ बदलना होता है। उसे याद था कि बचपन में जब वह भूखा होता था तब भी उसने कभी मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाया था। उसी आदत ने अब उसे आगे बढ़ा दिया था। यह आदत नहीं थी, यह उसका स्वभाव बन चुका था। दिन चढ़ता गया, धूप तीखी हुई, रास्ता लंबा होता चला गया। वह किसी से पूछता नहीं था कि आगे क्या है, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसने पूछा तो कोई ना कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा, कुछ डर से, कुछ दया से और कुछ अपने अनुभव के नाम पर। हर अनुभव सबके लिए समान नहीं होता। उसका अनुभव उसे चलने के लिए कह रहा था। रात आई तो उसने किसी सराय की तलाश नहीं की। वह नदी के किनारे बैठ गया। पानी बह रहा था, न रुकता हुआ न किसी दिशा की चिंता करता हुआ। उसे लगा जैसे यह नदी उससे कुछ कह रही है, जैसे कह रही हो कि बहना ही जीवन है, ठहरना केवल एक भ्रम। उसने पहली बार उस रात आंखें बंद की और भीतर उतरने की कोशिश की। भीतर कोई शांति नहीं थी, भीतर प्रश्न थे, बहुत सारे, पर उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उन्हें बहने दिया, ठीक वैसे ही जैसे नदी बह रही थी। अगले दिन उसका शरीर और कठोर हो गया, पैरों में छाले पड़ चुके थे, पर मन पहले से अधिक स्पष्ट था। युवावस्था का यही सत्य होता है, शरीर टूटता है और मन बनता है। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ ने उसे काम दिया, कुछ ने उसे भोजन और कुछ ने उसे केवल देखा। हर मुलाकात उसे कुछ सिखा रही थी। कोई उसे बताता था कि जीवन कितना कठोर हो सकता है और कोई यह कि मनुष्य कितना सरल भी हो सकता है। वह कुछ समय एक आश्रम में रुका। वहां कोई उसे नहीं जानता था, न उसके अतीत को न उसके भविष्य को। वहां वह केवल एक युवा था जो सुबह उठता, काम करता और रात को मौन में बैठ जाता। उस मौन में उसने पहली बार अनुशासन को जाना। अनुशासन किसी नियम से नहीं आता, वह स्वयं के प्रति ईमानदार होने से आता है। उसे समझ आने लगा कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, शक्ति वह भी होती है जो मन को स्थिर रखे। आश्रम से आगे बढ़ते समय उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसने जाना कि हर ठहराव स्थायी नहीं होता, कुछ ठहराव केवल दिशा बदलने के लिए होते हैं। आगे का मार्ग और कठिन था, जंगल, पहाड़, अनजान रास्ते, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके कदमों में एक स्थिरता थी। वह गिरता था, पर गिरकर टूटता नहीं था, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया था कि गिरना यात्रा का हिस्सा है। युवावस्था के उन वर्षों में उसने तलवार भी उठाई और मौन भी साधा। उसने श्रम भी किया और विचार भी। उसने देखा कि बल बिना विवेक के अंधा होता है और विवेक बिना बल के असहाय। धीरे धीरे उसके भीतर दोनों का संतुलन बनने लगा। वह किसी गुरु का शिष्य नहीं बना, पर हर परिस्थिति उसकी गुरु बन गई। हर अपमान, हर हार, हर अकेली रात, सब कुछ उसे गढ़ता चला गया। कई बार उसे लगा कि वह खो गया है, कई बार यह भी लगा कि वह सही रास्ते पर है, पर अब वह इन भावों से विचलित नहीं होता था, क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि मार्ग की पुष्टि बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। और भीतर की आवाज अब पहले से अधिक शांत थी। समय के साथ उसकी पहचान बदलने लगी। लोग उसे सुनने लगे। वह बोलता कम था, पर जब बोलता था तो उसके शब्दों में अनुभव की गहराई होती थी। वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलता था, वह इसलिए बोलता था क्योंकि भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। यही वह अवस्था थी जहां से राजा बनने की यात्रा वास्तव में शुरू होती है, सिंहासन से नहीं, स्वयं से। उस युवावस्था के अंत तक वह यह समझ चुका था कि सत्ता कोई लक्ष्य नहीं होती, सत्ता एक परिणाम होती है, और परिणाम वही पाता है जो प्रक्रिया से नहीं भागता। वह अभी राजा नहीं था, पर उसके भीतर वह आधार बन चुका था जिस पर राजा खड़ा रह सकता है। और यही उस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और पहली बार उसे उत्तर की आवश्यकता नहीं लगी। वह वहीं से आगे बढ़ा जहां कहानी थमी थी, बिना रुके, बिना यह सोचे कि अब इसे क्या नाम दिया जाए। आकाश की ओर देखने के बाद उसने कोई प्रार्थना नहीं की थी, कोई वचन नहीं लिया था, उसने केवल चलना जारी रखा था। अब उसके कदमों में युवावस्था की अस्थिरता नहीं थी, पर जीवन ने उसे विश्राम भी नहीं दिया था।
जैसे ही मन में स्पष्टता आई, वैसे ही मार्ग कठोर होता चला गया। यह कठोरता दंड नहीं थी, यह चयन था। उसे अब हल्का नहीं बनना था, उसे गहरा बनना था। उसने श्रम को अपना पहला शिक्षक बनाया। दिन निकलने से पहले उठना, शरीर को चलाना, हाथों को थकाना, पसीने को गिरते हुए देखना, यह सब किसी प्रदर्शन के लिए नहीं था। यह स्वयं को तोड़ने की प्रक्रिया थी, ताकि भीतर जो कमजोरियां थीं वे स्वयं गिर जाएं। वह जान चुका था कि जो व्यक्ति अपने शरीर से भागता है वह किसी भी युद्ध में टिक नहीं सकता। इसलिए उसने शरीर को साधा, पत्थरों को उठाया, नदी की धार के विरुद्ध चला, पर्वतों पर चढ़ा। हर सांस के साथ वह अपने भीतर के आलस्य को पीछे छोड़ता गया। रातें कठिन थीं, अकेली, लंबी। अग्नि के सामने बैठकर वह मौन में उतरता था। वहां कोई मंत्र नहीं थे, कोई विधि नहीं थी, केवल स्वयं से सामना था। थकान जब असहनीय होती थी तब मन भागने को कहता था। तब वही पुराना बालक सामने आ जाता था जो कभी भूख से डरता था, अपमान से सिकुड़ जाता था। अब वह उससे भागता नहीं था, अब वह उसे देखता था, और देखना ही तपस्या का सबसे कठोर रूप होता है। समय बीतता गया, महीने, वर्ष। लोग आते थे, जाते थे। कुछ ने उसे सन की कहा, कुछ ने योद्धा, कुछ ने साधक। वह किसी नाम से नहीं जुड़ा, क्योंकि वह जानता था कि नाम ठहराव लाते हैं, और उसे अभी ठहरना नहीं था। उसके भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही थी, पर वह स्थिरता जड़ नहीं थी। वह ऐसी स्थिरता थी जो आघात सह सके। इसी समय उसने युद्ध को समझना शुरू किया। तलवार उठाना उसने पहले भी देखा था, पर अब उसने यह जानना चाहा कि तलवार कब उठानी है और कब नहीं। उसने शस्त्र चलाना सीखा, पर उससे अधिक उसने प्रतीक्षा करना सीखा। उसने जाना कि सबसे बड़ा योद्धा वही नहीं होता जो सबसे तेज वार करता है, बल्कि वह होता है जो सही क्षण की प्रतीक्षा कर सके। पहला युद्ध अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे जीवन में उतरा। एक क्षेत्र में अराजकता थी, छोटे छोटे संघर्ष, लूट, भय। कोई राजा वहां नहीं पहुंचता था, क्योंकि वहां कोई वैभव नहीं था। वही स्थान उसे खींच ले गया। वह वहां किसी सेना के साथ नहीं गया, वह अकेला गया। उसने लोगों के बीच रहकर देखा कि भय कैसे फैलता है, कैसे एक अफवाह 100 तलवारों से अधिक घातक होती है। उसने वहीं जाना कि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, युद्ध मन में भी होता है। जब वास्तविक संघर्ष आया, वह तैयार था, पर तैयारी का अर्थ उत्साह नहीं था, तैयारी का अर्थ स्वीकार था। पहली बार उसने किसी के सामने शस्त्र उठाया, हाथ कांपे नहीं, मन उत्तेजित नहीं हुआ, वह शांत था। यह शांति क्रूर नहीं थी, यह स्पष्ट थी। वार हुआ, प्रत्यावर्तन हुआ, रक्त गिरा। उस रक्त को देखकर उसे घृणा नहीं हुई, पर गर्व भी नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि यह क्षण विजय का नहीं, उत्तरदायित्व का है। युद्ध लंबे नहीं थे, पर गहरे थे। हर संघर्ष उसके भीतर कुछ बदल देता था। वह अधिक कठोर नहीं हो रहा था, वह अधिक सजग हो रहा था। हर बार जब वह किसी को पराजित करता, वह स्वयं से पूछता, क्या यह आवश्यक था? और यदि उत्तर नहीं होता, तो वह अगले युद्ध के लिए और अधिक सावधान हो जाता। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। बिना उसने चाहा, बिना उसने रोका, लोग उसके पास आने लगे, सुरक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए, नेतृत्व के लिए। और यहीं उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि तलवार उठाना आसान होता है, पर लोगों की अपेक्षाएं उठाना कठिन। उसने देखा कि लोग उसमें अपना समाधान देखने लगे हैं, और उसने वहीं स्वयं को रोका। उसने यह स्पष्ट किया कि वह किसी का उद्धार करता नहीं है, वह केवल साथ चल सकता है। इसी तपस्या, इसी श्रम और इन्हीं युद्धों के बीच उसका स्वरूप बदलता गया। वह अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक केंद्र बन रहा था, जहां लोग आकर स्थिर हो जाते थे। यह स्थिरता आदेश से नहीं आती थी, यह उसकी उपस्थिति से आती थी। और यही वह क्षण था जहां से राजा बनने की यात्रा वास्तव में निकट आने लगी। पर उसने स्वयं को याद दिलाया कि राजा बनना लक्ष्य नहीं है, राजा बनना परिणाम है। और परिणाम उसी को मिलता है जिसने श्रम से समझौता नहीं किया हो, तपस्या से भागा न हो, और युद्ध के बाद भी मनुष्य बने रहने का साहस रखा हो। वह समय जब लोग उसे अडिग समझने लगे थे, वही समय उसके भीतर सबसे अधिक दरारें पैदा कर रहा था। बाहर से उसका स्वर स्थिर था, उसके निर्णय स्पष्ट थे, उसकी उपस्थिति में लोग स्वयं को सुरक्षित मानने लगे थे। पर भीतर, बहुत भीतर,
एक ऐसा राजा बैठा था जो पहली बार अपनी ही गलतियों को पहचानने लगा था। यह पहचान अचानक नहीं आई, यह किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं थी। यह धीरे धीरे जमा हुई थी, जैसे वर्षा की बूंदें पत्थर पर गिरकर उसे बदल देती हैं। उसने पहली गलती तब की जब उसने मान लिया कि अनुभव ही पर्याप्त है। युवावस्था की तपस्या, संघर्ष और युद्धों ने उसे आत्मविश्वास दिया था। वही आत्मविश्वास धीरे धीरे एक भ्रम बन गया। उसे लगा कि वह लोगों से अधिक देख सकता है, अधिक समझ सकता है, और जब कोई यह मान ले कि वह अधिक समझता है, वहीं से सीख रुक जाती है। उसने कई बार सलाह सुनी, पर भीतर से उसे पूरा स्वीकार नहीं किया। वह सुनता था, पर पहले से तय दिशा में ही चलता था। यह अहंकार नहीं था, पर यह विनम्रता की कमी अवश्य थी। राज्य में एक निर्णय ऐसा आया जहां उसने शीघ्रता की। परिस्थितियां जटिल थीं, समय कम था और दबाव अधिक। उसने सोचा कि देर करने से भ्रम फैलेगा। उसने आदेश दिया, आदेश का पालन हुआ, व्यवस्था बनी। पर उसके बाद जो मौन आया वह सामान्य नहीं था। लोग शांत थे, पर आंखों में प्रश्न थे। उसने पहली बार यह देखा कि सही निर्णय भी यदि सही समय और सही संवाद के बिना लिया जाए तो वह भीतर चोट कर सकता है। यह उसकी पहली बड़ी सीख बनी कि निर्णय केवल सही होना पर्याप्त नहीं, उसका बोझ उठाने की तैयारी भी लोगों में होनी चाहिए। दूसरी गलती उसने तब की जब उसने स्वयं को अनिवार्य समझ लिया। उसे लगने लगा कि यदि वह न हो तो व्यवस्था डगमगा जाएगी। यह भावना बाहर से जिम्मेदारी जैसी लगती है, पर भीतर से यह नियंत्रण की इच्छा होती है। उसने काम बांटना कम कर दिया, हर छोटी बड़ी बात में हस्तक्षेप करने लगा। लोग उस पर निर्भर होने लगे और निर्भरता धीरे धीरे कमजोरी बन जाती है। जब उसने एक बार अस्वस्थ होकर कुछ समय के लिए स्वयं को अलग किया, तब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि राज्य उसके बिना भी चल सकता है। यह एहसास पीड़ादायक था, पर मुक्तिदायक भी। उसने सीखा कि नेतृत्व का अर्थ केंद्र बनना नहीं, बल्कि केंद्र बनाना होता है। तीसरी गलती उसके संबंधों में थी। 7 रानियां थीं, पर वह मान बैठा था कि उनका मौन सहमति है। वह भूल गया था कि मौन कई बार थकान भी होता है। उसने उनके भावों को सुना नहीं, केवल उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया। धीरे धीरे दूरी बढ़ी। कोई टकराव नहीं हुआ, कोई शोर नहीं हुआ, पर संबंधों में वह ऊष्मा नहीं रही जो कभी थी। एक दिन उसने स्वयं को उसी महल में सबसे अधिक अकेला पाया जहां कभी उसने सुरक्षा महसूस की थी। वहीं उसने सीखा कि संबंधों में शासन नहीं चलता, वहां केवल संवेदना चलती है। एक और भूल उसने युद्ध के बाद की। विजय के पश्चात उसने राहत ली, पर आत्ममंथन नहीं किया। उसे लगा कि संघर्ष समाप्त हो गया है, पर संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। युद्ध के बाद के घावों को उसने समय पर नहीं देखा, न सैनिकों के, न प्रजा के, न अपने भीतर के। जब वर्षों बाद वे घाव सामने आए, तब उन्हें भरना अधिक कठिन हो गया। यह उसकी सबसे गहरी सीख बनी कि युद्ध के बाद का मौन युद्ध से भी अधिक ध्यान मांगता है। धीरे धीरे उसने यह स्वीकार करना शुरू किया कि राजा होना गलतियों से मुक्त होना नहीं है। राजा होना गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने का साहस रखना है। उसने अपने निर्णयों की समीक्षा शुरू की, न सार्वजनिक रूप से, न किसी सभा में, अकेले, मौन में, कई बार रातों को जागकर, कई बार दिन में चलते हुए। उसने यह भी सीखा कि हर गलती सुधार की मांग नहीं करती। कुछ गलतियां स्वीकार की जाती हैं, कुछ घाव भरे नहीं जाते, वे स्मरण बनकर रहते हैं ताकि भविष्य में वही भूल न दोहराई जाए। उसने अपने भीतर उस युवा योद्धा को फिर से देखा जो हर बार जीत के बाद भी स्वयं से प्रश्न करता था। उसने उस दृष्टि को फिर अपनाया। समय के साथ उसका शासन बदलने लगा। वह कम बोलने लगा, पर जब बोलता तो स्पष्ट। वह कम आदेश देने लगा, पर अधिक सुनने लगा। उसने अपने चारों ओर ऐसे लोग खड़े किए जो उससे सहमत न हो, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हां में शक्ति नहीं होती, शक्ति प्रश्न में होती है। सबसे बड़ी सीख उसे तब मिली जब उसने यह स्वीकार किया कि वह भी भयभीत होता है। उसने यह भय दबाया नहीं, उसने उसे देखा, और देखना ही उसे छोटा कर देता है। उसने समझ लिया कि जो राजा अपने भय को पहचान लेता है, वह दूसरों के भय से खेलने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। उसकी गलतियां उसके पतन का कारण नहीं बनी, वे उसकी परिपक्वता का आधार बनी, क्योंकि उसने उनसे भागा नहीं, उसने उन्हें ढका नहीं।
उसने उन्हें अपने भीतर स्थान दिया, और यही वह स्थान था जहां से एक अलग प्रकार का राजा जन्म लेता है, जो अचूक नहीं पर सजग होता है। रानियों के 7 गुण। वह रानी कभी भी किसी उत्सव की तरह नहीं आई। उसके आगमन की कोई तिथि याद नहीं रखी गई, क्योंकि वह किसी दिन विशेष पर नहीं आई थी। वह धीरे धीरे राज्य में उतरी थी, ठीक वैसे ही जैसे सुबह की धूप उतरती है, बिना शोर किए, बिना यह बताए कि अब दिन शुरू हो चुका है। लोग उसके आने को समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा जैसे राज्य वैसा ही है जैसा कल था, पर वास्तव में वही क्षण था जब राज्य ने पहली बार ठहरना सीखा। उसका स्वभाव गति के विरुद्ध था, पर जड़ता के नहीं। वह कभी राजा के निर्णयों के बीच नहीं आती थी, वह निर्णयों के पहले बैठ जाती थी। जब राजा कुछ तय करने को होता, वह पहले ही वहां होती, मौन में, स्थिरता में। उसकी आंखों में किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी, जैसे समय उसके भीतर बहता हो और वह समय से डरती ना हो। राजा को यह बात असहज करती थी। उसे लगता था कि शक्ति का अर्थ है तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुरंत परिणाम पाना, तुरंत आगे बढ़ना। और वह रानी जैसे हर बार उसके हाथ को थाम लेती थी, ठीक उस क्षण जब वह आगे बढ़ने वाला होता। वह राजा से कभी यह नहीं कहती थी कि रुको, वह बस इतना कहती थी कि देखो। और देखना सबसे कठिन होता है, क्योंकि देखने में समय लगता है। राजा को देखने की आदत नहीं थी। उसने संघर्ष में जीकर यह सीखा था कि अवसर आते ही पकड़ लेने चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत कम अवसर देता है। पर यह रानी जानती थी कि हर अवसर फल नहीं देता, कुछ केवल परीक्षा होते हैं। वह जानती थी कि जो बीज समय से पहले खोद लिया जाए, वह कभी वृक्ष नहीं बनता। राजा कई बार उससे चिढ़ जाता था। उसे लगता था कि यह रानी उसे कमजोर बना रही है। दरबार में जब निर्णयों पर चर्चा होती, राजा भीतर से अस्थिर हो जाता। उसे लगता था कि यदि वह अभी निर्णय नहीं लेगा तो लोग उसे अनिर्णायक समझेंगे, और यह भय धीरे धीरे उसे तेज करता गया। वह निर्णय जल्दी लेने लगा, वह परिणाम जल्दी चाहता था, और हर बार जब वह जल्दबाजी करता, यह रानी चुप हो जाती। वह विरोध नहीं करती थी, वह केवल पीछे हट जाती थी, और राजा को लगता था कि उसने जीत ली है। पर धैर्य कभी लड़ता नहीं है, वह बस चला जाता है। राज्य में पहली बार छोटे छोटे दरारें दिखने लगीं। फैसले सही थे, पर समय गलत था। आदेश स्पष्ट थे, पर मन तैयार नहीं थे। लोग पालन तो कर रहे थे, पर भीतर से जुड़ नहीं पा रहे थे। राजा को यह तुरंत दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो तेज चलता है वह पीछे गिरती चीजों को नहीं देख पाता, और जब उसे दिखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन उसने महसूस किया कि वह निर्णय ले रहा है, पर निर्णय उसके भीतर टिक नहीं रहे। हर रात उसके मन में वही प्रश्न लौट आता, क्या यह सही था? और हर बार उत्तर नहीं मिलता। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब वह किसी निर्णय पर पहुंचता था तो भीतर एक शांति आती थी। अब वह शांति गायब थी। उसी क्षण पहली बार उसे उस रानी की अनुपस्थिति महसूस हुई। वह कहीं गई नहीं थी, वह बस साथ नहीं थी। धैर्य कभी दरवाजा बंद करके नहीं जाता, वह बस इंतजार करना छोड़ देता है। राजा ने तब जाना कि धैर्य का स्वभाव किसी को रोकना नहीं होता, उसका स्वभाव होता है साथ देना, पर केवल तब तक जब तक सामने वाला स्वयं को सुनना चाहता है। जैसे ही मनुष्य केवल अपनी आवाज सुनने लगता है, धैर्य चुप हो जाता है, और जब धैर्य चुप हो जाए तब समय बोलना शुरू करता है, और समय कभी कोमल नहीं होता। राजा ने बहुत बाद में यह समझा कि धैर्य कोई विलास नहीं था, वह सुरक्षा था। वह दूरी थी जो गिरने से पहले चेतावनी देती है, और जब वह दूरी समाप्त हो जाती है तब गिरना निश्चित हो जाता है। रानी प्रथम का स्वभाव यही था, बिना कुछ छीने केवल समय देना। और राजा, जिसने समय को जीतने की कोशिश की, उसी ने सबसे पहले समय को खो दिया। वह गई नहीं थी। यह बात राजा को बहुत देर बाद समझ आई। धैर्य कभी जाने की घोषणा नहीं करता, वह बस प्रतीक्षा करना छोड़ देता है, और वही छोड़ देना सबसे गहरी अनुपस्थिति बन जाता है। राजा अब भी निर्णय ले रहा था, आदेश दे रहा था, राज्य चल रहा था, पर हर काम में एक अजीब सी खुरदुराहट आ गई थी। पहले जो बातें स्वाभाविक रूप से घट जाती थीं, अब उन्हें जोर से आगे बढ़ाना पड़ता था। लोगों की आंखों में वह ठहराव नहीं रहा था जो कभी भरोसे की तरह झलकता था। वे सुनते थे, पर भीतर से नहीं। वे मानते थे,
पर जुड़ते नहीं थे। राजा इसे अनुशासन की कमी समझता रहा, पर वास्तव में यह धैर्य की अनुपस्थिति थी। धैर्य का स्वभाव यह नहीं होता कि वह काम कर दे, उसका स्वभाव यह होता है कि वह काम को अपने समय पर होने दे। राजा को अब हर सुबह जल्दबाजी में शुरू होने लगी। उसे लगता था कि यदि वह एक क्षण भी रुका तो राज्य फिसल जाएगा। यह भय उसे लगातार आगे धकेलता रहा, और भय जब मार्गदर्शक बन जाए तो विवेक धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। पहले राजा निर्णय से पहले ठहरता था, अब वह निर्णय के बाद सोचता था, और यही अंतर धीरे धीरे भारी पड़ने लगा। रानी धैर्य की उपस्थिति में राजा का मन स्थिर रहता था। वह राजा को यह एहसास दिलाती थी कि सब कुछ अभी होना आवश्यक नहीं है। कुछ बातों को पकने दिया जाता है, कुछ विचारों को अपने भीतर बैठने दिया जाता है। पर अब राजा के भीतर यह स्थान खाली हो चुका था, और खाली स्थान या तो समझ से भरता है या अधीरता से। राजा के भीतर अधीरता भरती चली गई। कभी कभी रात में वह महल के उसी गलियारे से गुजरता जहां वह रानी अक्सर बिना बोले उसके साथ चला करती थी। वह न आगे रहती थी न पीछे, बस साथ। अब गलियारा वहीं था, दिए वहीं थे, पर उस साथ का अभाव साफ दिखता था। राजा वहां रुकता था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, फिर स्वयं से ही आगे बढ़ जाता था, क्योंकि धैर्य को पुकारा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। राजा ने एक दिन महसूस किया कि उसके निर्णयों में कठोरता बढ़ गई है। पहले वह परिणाम के साथ मनुष्य को देखता था, अब वह केवल परिणाम देखता था। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, यह धीरे धीरे आया था, ठीक वैसे ही जैसे धैर्य धीरे धीरे जाता है। राजा को यह भी समझ नहीं आया कि यह परिवर्तन कब हुआ। उसे बस इतना लगा कि लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। वह यह नहीं देख पाया कि पहले जैसा न रहने वाला वह स्वयं था। धैर्य का स्वभाव राजा को यह सिखाता है कि हर विरोध शत्रुता नहीं होता, हर प्रश्न चुनौती नहीं होता। पर अब राजा हर प्रश्न को अपनी सत्ता पर आघात समझने लगा। वह तुरंत उत्तर देने लगा, वह स्पष्टीकरण देने लगा, और जहां स्पष्टीकरण शुरू होता है वहां भरोसा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। रानी धैर्य होती तो वह राजा को रोकती नहीं, बस इतना कहती, कुछ प्रश्नों को अपने आप शांत हो जाने दो। राज्य में एक निर्णय ऐसा आया जो समय मांगता था। परिस्थितियां जटिल थीं, कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था। पहले राजा ऐसे समय में रुकता था, सुनता था, प्रतीक्षा करता था। अब उसने शीघ्र निर्णय लिया। निर्णय पूरी तरह गलत नहीं था, पर अधूरा था, और अधूरे निर्णय सबसे अधिक नुकसान करते हैं, क्योंकि वे सही भी लगते हैं और गलत भी। प्रजा भ्रमित हुई, दरबार अस्थिर हुआ, और राजा पहली बार स्वयं से असहज हुआ। उस रात उसने देर तक सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। उसके भीतर एक प्रश्न बार बार लौट रहा था, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? वह अपने अतीत में गया, अपने निर्णयों को देखा, अपने मन की चाल को समझने की कोशिश की, और पहली बार उसने यह स्वीकार किया कि वह तेज हो गया है। वह आगे निकलना चाहता है, वह परिणाम को पकड़ लेना चाहता है। और यहीं से उसे उस रानी की याद आई जिसने कभी उसे तेज होने नहीं दिया था, पर आगे बढ़ने से भी नहीं रोका था। धैर्य का स्वभाव यही होता है, वह न रोकता है न धकेलता है, वह केवल संतुलन बनाता है। राजा ने सोचा कि शायद वह रानी लौट आएगी, शायद यदि वह कुछ समय तक ठहर जाए तो वह फिर से साथ चलने लगेगी। पर धैर्य लौट कर नहीं आता, वह तभी होता है जब मन स्वयं उसे स्थान दे। राजा ने कुछ दिन ठहरने की कोशिश की, उसने कुछ निर्णय टाले, पर यह ठहराव स्वाभाविक नहीं था, यह प्रयास था। और धैर्य प्रयास से नहीं आता, वह स्वीकृति से आता है। धीरे धीरे राजा ने यह समझ लिया कि धैर्य उसके जीवन का वह गुण था जिसने उसे बचपन में टूटने से रोका, युवा अवस्था में भटकने से रोका, और सत्ता में आकर गिरने से रोका। और जब वही गुण साथ नहीं रहता, तब मनुष्य हर मोड़ पर स्वयं को दोहराने लगता है। वही गलतियां, वही जल्दबाजी, वही अस्थिरता, बस रूप बदल जाता है। रानी धैर्य का जाना किसी विद्रोह की तरह नहीं था, वह किसी युद्ध की तरह नहीं था, वह बस एक धीमी सी दूरी थी जो समय के साथ बढ़ती चली गई। और राजा, जो कभी समय को समझता था, अब समय से लड़ने लगा था। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि समय से लड़ने वाला अंततः स्वयं से हारता है। और धैर्य, जो कभी उसके साथ बैठकर उसे यह सिखाता था कि हर उत्तर आज नहीं मिलता, अब केवल स्मृति बन चुका था।
राजा ने तब जाना कि धैर्य कोई सजावट नहीं था, वह राज्य की नींव था, और नींव के बिना महल खड़ा तो रहता है पर भीतर से हिलता रहता है। ठीक उसी समय जब राजा को लगा कि उसने धैर्य की कमी को अपने परिश्रम से भर लिया है, उसी समय दूसरी रानी का प्रवेश हुआ। उसका आगमन किसी सांड की तरह नहीं था, वह किसी दोपहर की तरह आई थी, तेज, उजली और सबकी नजरों में। उसके आने की घोषणा हुई, दरबार सजा, लोग एक दूसरे से कहने लगे कि यह रानी अलग है, और सच में वह अलग थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चुनौती, और उसके स्वर में वह दृढ़ता थी जो पहले सुनाई नहीं देती थी। यह रानी स्वयं को छुपाकर नहीं रखती थी, वह जहां जाती वहां अपनी उपस्थिति छोड़ जाती। उसका स्वभाव था अहंकार, पर वह प्रारंभ में क्रूप नहीं था। वह गरिमा के वस्त्र पहनकर आया था, वह सम्मान के नाम पर आया था। वह राजा से कहती थी कि वह कौन है, वह उसे याद दिलाती थी कि उसने कितने युद्ध जीते हैं, कितने निर्णय सही लिए हैं, कितने लोग उसके नाम से भय और विश्वास दोनों महसूस करते हैं। राजा को यह सब सुनना अच्छा लगता था। लंबे समय से वह स्वयं से प्रश्न कर रहा था, स्वयं को संदेह में रख रहा था। यह रानी उन प्रश्नों पर मरहम रखती थी। वह राजा को थामती नहीं थी, वह उसे ऊंचा उठाती थी। कम से कम ऐसा प्रतीत होता था। राजा ने पहली बार स्वयं को दर्पण में अधिक देर तक देखा। उसे अपना मुकुट भारी नहीं लगा, उसे लगा कि यह मुकुट उसने कमाया है। अहंकार का स्वभाव यही होता है, वह सत्य नहीं बोलता, वह केवल चयनित सत्य बोलता है। रानी अहंकार राजा के साथ दरबार में बैठती थी। वह मौन नहीं रहती थी, वह संकेतों से बोलती थी। जब कोई दरबारी प्रश्न करता, उसकी दृष्टि राजा को यह याद दिला देती कि प्रश्न पूछने वाला कौन है और उत्तर देने वाला कौन। धीरे धीरे राजा ने प्रश्नों को चुनौती की तरह देखना शुरू किया। पहले वह प्रश्नों को अवसर मानता था, अब उसे लगने लगा कि प्रश्न उसके अधिकार को कम करते हैं। राज्य में व्यवस्था अभी भी थी, पर वातावरण बदल रहा था। लोग पहले राजा की ओर देखकर सहज होते थे, अब सतर्क होने लगे थे। यह सतर्कता भय से नहीं थी, यह दूरी से थी। अहंकार का पहला प्रभाव यही होता है, वह मनुष्यों के बीच अदृश्य दूरी बना देता है। राजा को यह दूरी दिखाई नहीं दी, क्योंकि अहंकार हमेशा ऊपर की ओर देखता है, नीचे की ओर नहीं। रानी अहंकार का स्वभाव था कि वह तुलना कराती थी। वह कहती थी, देखो तुम औरों से अलग हो। वह कहती थी, जो तुम्हारे पास है वह सबके पास नहीं, और तुलना जहां आती है वहां समानता समाप्त हो जाती है। राजा अब स्वयं को दूसरों से अलग देखने लगा। यह अलगाव पहले उसकी साधना का परिणाम था, अब उसके अहंकार। पहले वह अलग था क्योंकि उसने अधिक सहा था, अब वह अलग था क्योंकि उसे लगता था कि वह अधिक है। यही वह मोड़ था जहां अहंकार ने अपनी जड़ें गहराई में उतारनी शुरू की। एक दिन दरबार में एक पुराना सेनापति बोला। उसके शब्द कठोर नहीं थे पर सच्चे थे। उसने राजा के एक निर्णय पर शंका व्यक्त की। पहले राजा ऐसे शब्दों पर रुकता था, सोचता था। अब उसने तुरंत उत्तर दिया। उत्तर सही था, पर स्वर में तीखापन था। दरबार चुप हो गया। सेनापति ने सिर झुका लिया, और उसी क्षण अहंकार मुस्कुराया। राजा ने इसे अनुशासन समझा। वह नहीं जानता था कि यह भय की शुरुआत है। अहंकार का स्वभाव यही होता है, वह प्रशंसा को अपना भोजन बनाता है और आलोचना को शत्रु। धीरे धीरे राजा के चारों ओर वही लोग रहने लगे जो उससे सहमत थे। जो असहमत थे वे या तो चुप हो गए या दूर हो गए। राजा को लगा कि राज्य शांत हो गया है, पर यह शांति कृत्रिम थी। यह उस तालाब जैसी थी जिसमें पानी स्थिर हो जाता है क्योंकि बहाव बंद हो गया हो। रानी अहंकार राजा को यह एहसास दिलाती थी कि वह अनिवार्य है, कि उसके बिना सब बिखर जाएगा, और यही सबसे बड़ा झूठ होता है। राजा ने स्वयं को अपरिहार्य मान लिया। उसने काम बांटना कम कर दिया। उसे लगता था कि कोई भी उतना सक्षम नहीं जितना वह स्वयं है। यह विचार उसके भीतर सुरक्षा की तरह नहीं, नियंत्रण की तरह बैठ गया, और जहां नियंत्रण आता है वहां भरोसा समाप्त होने लगता है। उस रात राजा अकेला बैठा था, पर अकेलापन उसे नहीं चुभ रहा था, क्योंकि अहंकार अकेलेपन को भी विशेष बना देता है। उसने सोचा, शायद यही राजा होना है, ऊपर होना, अलग होना। उसे यह नहीं दिखा कि यह ऊंचाई उसे दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर कर रही है। रानी अहंकार अभी उसके साथ थी, पूरी तरह मुस्कुराती हुई, और यही उसका सबसे खतरनाक रूप था।
उसके बाद अहंकार और भी सहज हो गया। अब उसे अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राजा ने स्वयं उसके लिए स्थान बना दिया था। वह अब किसी रानी की तरह नहीं, बल्कि राजा की आदत की तरह रहने लगा था। जैसे सांस लेते समय हवा की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता, वैसे ही राजा अब अहंकार की उपस्थिति को प्रश्न नहीं करता था। वह उसके निर्णयों में घुल चुका था, उसके शब्दों में उतर चुका था, उसकी दृष्टि में बस चुका था। राजा जब दरबार में प्रवेश करता तो अब उसका सिर पहले से थोड़ा ऊंचा रहता। यह ऊंचाई शारीरिक नहीं थी, यह भाव की थी। पहले वह लोगों को देखता था, अब वह लोगों के ऊपर से देखता था। अंतर सूक्ष्म था, पर प्रभाव गहरा। दरबार में मौन बढ़ने लगा। वह मौन धैर्य का नहीं था, वह भय का था। लोग बोलते कम थे, सोचते ज्यादा थे, और जो बहुत सोचने लगते हैं वे सच बोलना छोड़ देते हैं। अहंकार का स्वभाव यही होता है कि वह राजा को यह विश्वास दिला देता है कि विरोध उसकी गरिमा के विरुद्ध है। राजा अब यह मानने लगा था कि जो उसके निर्णयों पर प्रश्न करता है वह राज्य की स्थिरता पर प्रश्न कर रहा है। यह भ्रम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यहां से सत्ता और सत्य अलग दिशाओं में चलने लगते हैं। सत्य चुप हो जाता है और सत्ता स्वयं से बातें करने लगती है। एक दिन राज्य में एक संकट आया। कोई बाहरी युद्ध नहीं, कोई विद्रोह नहीं, बस एक गलत सूचना जिसे समय रहते सुधारा जा सकता था। कुछ मंत्रियों ने राजा को सावधान किया। उन्होंने कहा कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। राजा ने सुना, पर सुना नहीं। अहंकार ने उसके कानों में फुसफुसाया कि यह डर है, कमजोरी है, अनावश्यक चिंता है। राजा ने वही माना जो उसे पहले से मानना अच्छा लग रहा था। निर्णय लिया गया। निर्णय दृढ़ था, पर निर्णय गलत दिशा में था। जब परिणाम सामने आए तब नुकसान हो चुका था। प्रजा में असंतोष फैला, छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगीं। राजा को यह स्वीकार करने में समय लगा कि यह उसकी भूल थी, और अहंकार की सबसे बड़ी चाल यही होती है। वह स्वीकार को टालता है। वह कहता है अभी नहीं, बाद में। वह कहता है परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार हैं, समय जिम्मेदार है। राजा ने भी यही किया। उसने अपनी भूल को परिस्थितियों पर डाल दिया। उसने स्वयं से नहीं पूछा कि उसने चेतावनी क्यों नहीं सुनी, और जैसे ही उसने यह प्रश्न स्वयं से नहीं पूछा, उसी क्षण अहंकार और गहरा बैठ गया। रानी, अहंकार अब पहले जैसी गरिमामयी नहीं दिखती थी। उसकी मुस्कान में कठोरता आ गई थी। उसके शब्दों में आदेश का स्वर आ गया था। वह राजा को यह जताने लगी थी कि पीछे हटना अपमान है, स्वीकार करना कमजोरी है, और झुकना पतन है। राजा इन बातों को सुनता था, क्योंकि अब वह इन्हें अपनी ही आवाज समझने लगा था। राज्य में एक पुराना विद्वान था। उसने वर्षों तक राज फॉसेट्स के साथ काम किया था। वह बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता था तो उसकी बात में समय की गंध होती थी। उसने एक दिन राजा से कहा कि शक्ति तब तक सुंदर है जब तक वह सुन सकती है। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अहंकार ने मुस्कुराकर कहा कि समय बदल चुका है और पुराने शब्द अब काम नहीं आते। उस दिन के बाद वह विद्वान दरबार में कम दिखाई देने लगा। किसी ने उसे हटाया नहीं था, वह स्वयं हट गया था, क्योंकि सत्य जब स्वयं को अनसुना पाता है तो वह शोर नहीं करता, वह दूरी बना लेता है। और दूरी बनते ही राजा और भी अकेला हो गया। अहंकार अकेलापन नहीं हटाता, वह अकेलेपन को विशेष बना देता है। राजा अब यह मानने लगा था कि उसका अकेलापन उसकी महानता का प्रमाण है। वह सोचता था कि बड़े लोग अकेले ही होते हैं। यह विचार उसे सांत्वना देता था, पर यह सांत्वना झूठी थी, क्योंकि यह उसे मनुष्यों से नहीं, मनुष्यता से दूर कर रही थी। एक रात उसने स्वयं को दर्पण में देखा। दर्पण वहीं था, चेहरा वहीं था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। पहले उसकी आंखों में खोज होती थी, अब वहां पुष्टि थी। वह स्वयं को देख रहा था, पर स्वयं को परख नहीं रहा था। और जहां परख समाप्त होती है वहीं पतन शुरू होता है। राजा ने पहली बार महसूस किया कि लोग उससे डरने लगे हैं। पहले वे सम्मान करते थे। डर और सम्मान में बहुत पतला अंतर होता है, पर परिणाम बहुत अलग होते हैं। सम्मान मन से आता है, डर विवशता से। अहंकार को डर अच्छा लगता है, क्योंकि डर प्रश्न नहीं पूछता, और राजा अब प्रश्नों से थक चुका था। धीरे धीरे अहंकार का बोझ भारी होने लगा। वह राजा को विश्राम नहीं देता था। उसे हर समय सिद्ध करना पड़ता था
कि वह सही है। हर निर्णय एक युद्ध बन गया था, दूसरों से नहीं, स्वयं से। और यह युद्ध थकाने वाला होता है। राजा रातों को जागने लगा, उसका मन अशांत रहने लगा, पर अहंकार ने इसे भी विशेष बना दिया। उसने कहा, यह महानता की कीमत है, पर कोई भी कीमत हमेशा नहीं चुकाई जा सकती। एक दिन राजा ने एक आदेश वापस लिया, छोटा सा आदेश। परिस्थितियां बदल गई थीं। यह सामान्य बात थी। पहले राजा ऐसा करता था और कोई बात नहीं होती थी, पर अब दरबार चकित रह गया। लोगों को लगा कि राजा डगमगा गया है, क्योंकि अहंकार ने पहले ही यह वातावरण बना दिया था कि राजा कभी गलत नहीं होता, और जब वह गलत नहीं होता तो सुधार भी नहीं कर सकता। राजा ने उस दिन भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया। अहंकार पहली बार उससे असहज हुआ, क्योंकि अहंकार सुधार को सहन नहीं करता। उस रात रानी अहंकार पहली बार चुप रही। उसने राजा को सलाह नहीं दी, उसने उसे ऊंचा नहीं उठाया, उसने उसे दर्पण नहीं दिखाया। वह बस बैठी रही, स्थिर, ठंडी। और उसी चुप्पी में राजा ने पहली बार महसूस किया कि यह रानी उसे सहारा नहीं दे रही, वह उसे बांध रही है। अगले दिनों में राजा ने कुछ और छोटे निर्णय बदले। उसने कुछ लोगों को फिर से सुना, उसने कुछ पुरानी आवाजों को लौटने दिया, और हर बार जब वह ऐसा करता, अहंकार और पीछे हटता गया। यह पीछे हटना शोर के साथ नहीं हुआ, यह किसी विदाई की तरह नहीं था, यह बस एक दूरी थी जो बढ़ती चली गई। रानी अहंकार ने कभी विदा नहीं ली, वह बस प्रभावहीन हो गई। और जब अहंकार प्रभावहीन होता है तब वह टिक नहीं पाता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही प्रभाव पर टिका होता है। एक सुबह राजा ने महसूस किया कि वह निर्णय लेते समय स्वयं को हल्का महसूस कर रहा है। यह हल्कापन सुखद था, पर अजीब भी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो जिसकी आदत पड़ चुकी थी। उस दिन राजा ने जाना कि अहंकार ने उसे ऊंचा नहीं उठाया था, उसने उसे अकेला किया था, और उस अकेलेपन से बाहर निकलना ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रानी अहंकार अब महल में नहीं थी, न किसी कक्ष में, न किसी स्मृति में। वह बस एक अनुभव बन चुकी थी, एक चेतावनी, एक सीख। और उसी सीख के साथ राजा ने पहली बार यह समझा कि शक्ति तब तक ही शक्ति है जब तक वह झुकना जानती है। उसके बाद वह केवल भार बन जाती है। अब आता है तीसरी रानी का स्वभाव। रानी का स्वभाव बलिदान है। वह रानी किसी घोषणा के साथ नहीं आई थी और न ही किसी उत्सव के साथ। उसके आने का कोई दिन तय नहीं हुआ, कोई घड़ी नहीं बजी। वह उस सुबह आई थी जब राज्य जाग तो रहा था, पर किसी को यह आभास नहीं था कि किसी जागरण की शुरुआत हो रही है। उसके पांव महल की दहलीज पर पड़े तो कोई शोर नहीं उठा, पर दियों की लौ जैसे एक क्षण के लिए ठहर गई। वह आई थी, पर लेने नहीं, देने। उसका स्वभाव किसी चमक का मोहताज नहीं था। वह अपने साथ शोर नहीं लाती थी, वह अपने पीछे परिणाम छोड़ती थी। वह जहां खड़ी होती वहां किसी और के लिए स्थान बन जाता। उसके शब्द कम थे, पर उसके कर्मों में एक ऐसी स्थिरता थी जो आंखों से अधिक मन में उतरती थी। राजा ने पहली बार उसे देखा तो उसे लगा जैसे उसने किसी को देखा नहीं, किसी प्रक्रिया को महसूस किया है। ऐसी प्रक्रिया जो बिना बताए चलती है और बिना नाम लिए पूरी हो जाती है। राजा उस समय अपने शिखर पर था। उसके चारों ओर व्यवस्था थी और व्यवस्था के भीतर उसकी इच्छा चलती थी। वह देने का आदी था, आदेश, दान, सुरक्षा। उसे लगता था कि देना उसकी शक्ति का प्रमाण है। और तभी वह रानी आई जिसने उसे दिखाया कि देने का अर्थ कुछ छोड़ना भी होता है। यह बात राजा को पहले समझ नहीं आई। उसे लगा कि वह रानी अत्यधिक सरल है, कि उसका झुकाव लोगों की ओर अधिक है, कि वह निर्णयों में कठोरता नहीं लाती। पर वह रानी निर्णयों को नहीं बदलती थी, वह निर्णयों की कीमत स्वयं चुकाती थी। उसके दिन ऐसे थे कि कोई उन्हें गिन नहीं सकता था। वह सुबह उठती, पर यह किसी को पता नहीं चलता था। वह रात को सोती, पर किसी को यह मालूम नहीं होता था कि उसने कितनी देर तक जागकर किसी और के हिस्से का बोझ उठाया है। वह राजा के सामने खड़ी होकर कभी यह नहीं कहती थी कि उसने क्या छोड़ा है। वह बस इतना कहती थी, यह हो जाना चाहिए। और जब वह यह कहती थी, तब वह स्वयं पीछे हट जाती थी, जैसे उस वाक्य के बाद उसका काम पूरा हो गया हो। राजा ने उसके साथ पहला संघर्ष तब महसूस किया जब उसने देखा कि रानी ने राज्य के कोष से नहीं, अपने हिस्से से देना शुरू किया है। उसने अपनी सुविधाएं कम की, अपने अधिकारों को सीमित किया
अपने समय को बांटा। राजा को यह अनावश्यक लगा। उसे लगा कि यह रानी स्वयं को कमजोर कर रही है। उसने उससे कहा कि राज्य की भलाई के लिए राजा का मजबूत होना आवश्यक है और मजबूत होने के लिए संसाधन चाहिए। रानी ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस अगले दिन अपना निजी आभूषण उतार दिया और उसे राज्य के भंडार में रख दिया। कोई घोषणा नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। यही वह क्षण था जब राजा पहली बार असहज हुआ। उसे लगा कि यह बलिदान उसके अधिकार को चुनौती दे रहा है, क्योंकि जो चुपचाप देता है वह तुलना पैदा करता है और तुलना सत्ता को अस्थिर करती है। राजा ने अपने भीतर एक हल्की सी चुभन महसूस की। यह रानी उसके समान क्यों नहीं देती? क्यों वह स्वयं को आगे नहीं रखती? क्यों वह उसके नाम से नहीं देती? पर रानी के स्वभाव में नाम नहीं था, उसके स्वभाव में परिणाम था। राज्य में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। लोग पहले राजा से सहायता मांगते थे, अब वे पहले स्वयं प्रयास करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि किसी ने उनके लिए चुपचाप कुछ छोड़ा है। यह दृश्यात्मक नहीं था, यह संक्रामक था। बलिदान का स्वभाव यही होता है, वह आदेश नहीं देता, वह प्रेरणा बनता है। राजा ने इसे देखा पर समझ नहीं पाया। उसे लगा कि नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। उसे लगा कि राज्य उसकी पकड़ से फिसल रहा है और यहीं से उसका संघर्ष उस रानी से गहरा होने लगा। उसने रानी से कहा कि बलिदान की भी सीमा होती है, कि हर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होता, कि कभी कभी देना कमजोरी की तरह देखा जाता है। रानी ने उसकी बात सुनी और पहली बार बोली। उसने कहा कि बलिदान कमजोरी नहीं है, पर उसका दिखावा अवश्य कमजोरी बन जाता है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यह उत्तर उसके अहं को नहीं, उसके विवेक को संबोधित था, और विवेक से बात करना हमेशा कठिन होता है। रानी का स्वभाव यह नहीं था कि वह टकराए। वह धीरे धीरे हटने लगी। वह निर्णयों में कम दिखाई देने लगी, पर उसके हटने से जो रिक्तता बनी वह किसी आदेश से नहीं भरी जा सकी। कुछ योजनाएं धीमी पड़ने लगीं, कुछ कार्यों में वह सहजता नहीं रही जो पहले थी। राजा ने इसे अनुशासन की कमी कहा, पर भीतर कहीं वह जानता था कि यह किसी और चीज की कमी है, उस स्वभाव की जो बिना पूछे देता है। एक रात राजा ने देखा कि रानी महल के एक पुराने द्वार से बाहर जा रही है। न कोई सामान, न कोई शोर। उसने उसे रोका नहीं, उसने उसे पुकारा भी नहीं, क्योंकि वह अब भी यह मान रहा था कि बलिदान लौट आएगा, कि जो देने का स्वभाव रखता है वह हमेशा देता रहेगा। उसे यह समझ नहीं था कि बलिदान भी तभी टिकता है जब उसकी गरिमा सुरक्षित रहे। रानी के जाने के बाद राजा ने पहली बार वह अनुभव किया जिसे कोई नाम नहीं दिया जाता। यह अपराध बोध नहीं था, यह पछतावा भी नहीं था, यह बस एक खालीपन था जो किसी वस्तु के न होने से नहीं, किसी मूल्य के हट जाने से पैदा होता है। उसने देखा कि अब उसे हर देने से पहले सोचना पड़ता है, कितना, कब, क्यों। पहले यह सोच रानी अपने भीतर कर लेती थी और राजा को केवल परिणाम मिलता था। उस रात राजा देर तक जागा। उसने अपने निर्णयों को देखा, अपने दानों को देखा और पहली बार यह प्रश्न किया कि उसने कभी कुछ बिना नाम के दिया है या नहीं। उसे उत्तर नहीं मिला, और उत्तर न मिलना ही इस रानी की पहली बड़ी सीख थी कि बलिदान वह है जो प्रश्न भी अपने ऊपर ले लेता है। तीसरी रानी के जाने के बाद कोई शून्य दिखाई नहीं देता था। दिए वैसे ही जलते थे, पहरे वैसे ही बदलते थे, दरबार वैसे ही लगता था। पर जिन जगहों पर पहले बिना पूछे काम हो जाया करता था, अब वहां प्रश्न खड़े होने लगे थे। छोटे नहीं, बड़े नहीं, बस ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए किसी नियम पुस्तक में कुछ नहीं लिखा होता। राजा ने इसे अव्यवस्था समझा। उसने सोचा कि शायद यह अस्थाई है, शायद यह बस एक आदत का टूटना है जो समय के साथ फिर जुड़ जाएगा। पर बलिदान टूटकर नहीं जाता, वह बस लौटना बंद कर देता है। राजा को धीरे धीरे यह दिखने लगा कि अब हर सहायता के पीछे कोई गणना खड़ी है। पहले लोग देते थे, अब वे पूछते थे। पहले कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठा लेता था, अब हर कोई देखता था कि पहला कदम कौन रखेगा। यह कोई विद्रोह नहीं था, यह कोई असंतोष भी नहीं था, यह केवल प्रेरणा का अभाव था। और प्रेरणा के अभाव में व्यवस्था चल तो सकती है, पर जीवित नहीं रहती। तीसरी रानी का स्वभाव यही था कि वह प्रेरणा बन जाती थी। वह कभी किसी को आदेश नहीं देती थी, वह कभी मंच पर नहीं आती थी,
वह किसी सभा में खड़ी होकर अपने त्याग की कथा नहीं सुनाती थी। उसका बलिदान उसके शब्दों से नहीं, उसके न दिखने से पहचाना जाता था। और अब जब वह दिखाई नहीं देती थी, तब उसका न दिखना सबसे अधिक बोल रहा था। राजा ने पहली बार अपने भीतर एक अलग तरह की थकान महसूस की। यह युद्ध की थकान नहीं थी, यह निर्णयों की थकान भी नहीं थी। यह वह थकान थी जो तब आती है जब हर काम स्वयं करना पड़े। पहले बहुत सी चीजें स्वयं घट जाती थीं। अब राजा को हर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पड़ता था और यह हस्तक्षेप उसे भारी लगने लगा। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि वह सब कुछ अकेले नहीं उठा सकता, पर यह स्वीकार भीतर ही रहा। बाहर उसने कठोरता बनाए रखी। उसी समय राज्य में एक कठिन परिस्थिति आई। अकाल नहीं, युद्ध नहीं, बस एक लंबा समय जब संसाधन कम और आवश्यकताएं अधिक थीं। पहले ऐसी परिस्थितियों में कोई न कोई आगे बढ़कर अपने हिस्से का त्याग कर देता था। इस बार सब प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने देखा कि लोग अब यह नहीं पूछते थे कि क्या करना चाहिए, वे यह पूछने लगे थे कि पहले कौन करेगा। और यही वह प्रश्न था जो तीसरी रानी के रहते कभी उठता ही नहीं था। राजा ने स्वयं आगे बढ़कर त्याग करने का प्रयास किया। उसने कुछ सुविधाएं छोड़ी, कुछ अधिकार कम किए, कुछ दान दिए, पर उसे तुरंत यह महसूस हुआ कि यह वही बलिदान नहीं है, क्योंकि यह दिख रहा था, क्योंकि यह राजा के नाम से हो रहा था, क्योंकि यह निर्णय की तरह था, स्वभाव की तरह नहीं। बलिदान जब स्वभाव न हो तो वह प्रेरणा नहीं बनता, वह केवल उदाहरण बनता है, और उदाहरण हमेशा सीमित होते हैं। राजा को यह स्वीकार करना पड़ा कि तीसरी रानी ने जो किया था वह उसने कभी सीखा ही नहीं। उसने युद्ध जीते थे, तपस्या की थी, निर्णय लिए थे, पर उसने कभी चुपचाप पीछे हटना नहीं सीखा था। उसने कभी अपना हिस्सा बिना बताए छोड़ना नहीं सीखा था। उसने हमेशा देने को शक्ति के रूप में देखा था, त्याग के रूप में नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। समय के साथ राजा ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने कभी रानी के स्वभाव को नजदीक से देखा था, वे अब अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो उनके शब्दों में कोई शिकायत नहीं होती थी, बस एक मौन होता था जो प्रश्न नहीं करता था पर प्रतीक्षा करता था। यह प्रतीक्षा राजा को असहज करती थी, क्योंकि यह उस प्रतीक्षा जैसी नहीं थी जो आदेश की प्रतीक्षा हो। यह उस प्रतीक्षा जैसी थी जो मूल्य के लौटने की प्रतीक्षा हो। एक दिन राजा उस स्थान पर गया जहां रानी अक्सर बिना बताए चली जाती थी। वहां कोई स्मारक नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, बस एक साधारण सी जगह थी जहां से उसने कई बार अपने हिस्से की रोशनी हटाकर किसी और के लिए अंधेरा कम किया था। राजा वहां खड़ा रहा बहुत देर तक। पहली बार उसने यह समझा कि बलिदान कभी खालीपन नहीं छोड़ता, वह केवल आईना छोड़ता है। और उस आईने में राजा ने स्वयं को देखा, पूरा पर अधूरा। उस रात राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया, उसने कोई आदेश नहीं दिया। उसने बस यह स्वीकार किया कि तीसरी रानी का स्वभाव उसके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि उसमें कोई श्रेय नहीं था, उसमें कोई पहचान नहीं थी, उसमें केवल उत्तरदायित्व था। और उत्तरदायित्व वह चीज है जिसे हर कोई चाहता है, पर बहुत कम लोग उसे बिना नाम के उठाने को तैयार होते हैं। राजा ने यह भी समझा कि बलिदान का जाना किसी एक क्षण में नहीं हुआ था, वह धीरे धीरे गया था, ठीक वैसे ही जैसे धैर्य गया था, क्योंकि राजा ने उसे भी सुविधा समझ लिया था। उसे लगा था कि यह गुण हमेशा रहेगा। उसने यह नहीं सोचा था कि हर गुण सम्मान चाहता है, और जब सम्मान नहीं मिलता तो गुण चुपचाप विदा ले लेते हैं। तीसरी रानी की सीख किसी वाक्य में नहीं समाती, वह किसी आदेश में नहीं ढलती, वह केवल एक स्थिति बनाती है जहां राजा को स्वयं से पूछना पड़ता है कि वह कितना दे सकता है बिना बताए। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे समापन करते हैं। ये था राजा की 7 रानियों का भाग 1। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपने इस भाग में देखा कि कैसे 7 रानियों ने एक राजा को सपोर्ट किया, उसके बाद भी राजा बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे कहानी को समाप्त करते हैं। आपने कहानी को देखा कि तीसरी रानी का स्वभाव क्या था। अब हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे चौथी रानी से और 7वीं रानी तक के सारे स्वभाव और राजा की बर्बादी के क्या कारण थे, राजा क्यों बर्बाद हुआ। तो चलिए दोस्तों,
हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।